हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोशिका। और कोशिका से रिलेटेड आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो व्यापम की जितनी भी एग्जाम में बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, पूरे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। टॉप 50 प्लस जो प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, यानी 50 प्लस क्वेश्चन लेकर आए और आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। आज इसका पार्ट 1 रहेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है आपके लिए पार्ट 2 भी हम जल्द से लेकर आए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। उससे पहले आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है स्पेशली आपके लिए लेकर आए। जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। अब ये जो कहा है, किसने कहा है, इसका सही आपको जवाब बताना है कि ये जो है किसके द्वारा कहा गया है। जल्दी से जाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका सही जवाब आपका क्या रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी आप कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जिसमें 50% तक की छूट अभी आपको यहां पर मिल रही है। आप हमारे कूपन कोड ROYJU50 को यूज करेंगे, 50% तक की छूट आपको मिलेगी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यहाँ से जाकर डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल आपको बताते हैं ताकि आप आसानी से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका आखिर क्या होती है। तो कोशिका के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका एक्चुअली में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर इसका कोशिका का, और हम थोड़ी सी आपको चीज़ें भी बता देते हैं। देखिए कोशिका जो होती है वो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ये आपको याद रखिए। और ये विभिन्न पदार्थ का वह छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। इसकी कई परिभाषा भी है जो आगे हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन आंसर में भी वो हम कवर कर लेंगे सारी चीज़ें। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे। देखिए कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। क्लियर है। और वर्ष 1839 में स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कोशिका सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये स्वान और स्लाइडेन ने दिया था। स्वान और स्लाइडेन ने कोशिका का सिद्धांत कब दिया था, ये 1839 में दिया था। या फिर ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि स्वान और स्लाइडेन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था, तो उसका नाम है कोशिका सिद्धांत। देखिए 2-3 तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकता है। एक ही क्वेश्चन 3 से 4 तरीके से पूछे जाने के चांसेस होते हैं, इस हिसाब से भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। अब देखिए ये जो सिद्धांत दिया था इसके अनुसार सभी सजीवों का जो शरीर है एक या एकाधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक या एक से अधिक जो है कोशिकाओं से मिलकर सजीवों का शरीर बना होता है। ये जो है किसमें, कोशिका सिद्धांत के द्वारा ही आपका निकल कर आ रहा है। और सभी कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है, यानी किसी भी पहले से जो कोशिका होती है उसी से दूसरी नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। ये भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर ही होती है और कोशिका के भीतर ही आवश्यक आनुवांशिक सूचनाएं भी होती हैं। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन जो कहलाता है, यानी कोशिका जो होती हैं इनका विधिवत अध्ययन जो है कोशिका विज्ञान, इसको हम साइटोलॉजी भी बोलते हैं। और हिंदी में बात करें तो कोशिका जैविकी, इसको सेल बायोलॉजी ये इसको कहते हैं। तो साइटोलॉजी जो है आपका ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में भी आपका पूछा जाएगा कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, तो ये साइटोलॉजी आपका रहेगा। कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, आप याद रखिएगा। बात करें कुछ और एडिशनल फैक्ट के बारे में, तो देखिए 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे इन्होंने जीवित कोशिका का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। और उन्होंने जीवित कोशिका को दांत जो है दांत की खुरचनी से देखा था। किससे देखा था, दांत की खुरचनी से देखा था इन्होंने जीवित कोशिका को। 1674 में इन्होंने इसका जो है सर्वप्रथम अध्ययन किया था, याद रखिएगा। इसके अलावा वर्ष 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका जो है इसका पता लगाया था। तो यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो है केंद्रक व केंद्रिका को पता लगाया था 1831 में। इसके अलावा कोशिका जो है आपको बता देते, कोशिका 2 प्रकार की होती है। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा,
कोशिका जो है दो प्रकार की होती है, पहली होती है यूकेरियोटिक कोशिका और दूसरी जो होती है वो उनका नाम है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि कोशिका कितने प्रकार की होती है, या फिर आपसे हो सकता है कि नाम भी पूछ लिया जाए, तो आपको जो है बिल्कुल सही जवाब याद रखना है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, टेस्ट की ओर बढ़ते हैं। आईएमपी, एमसीक्यूज, क्विज या टेस्ट, आप जो भी बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं। सेल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है 50+ वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, सेल यानी कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो सबसे पहले जो सेल नाम दिया था वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। इसकी खोज इन्होंने 1665 में की थी, ये आप याद रखिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा ही कोशिका की जो है खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल को वनस्पति कोशिका यानी प्लांट सेल से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करने वाली जो रचना है उसका नाम है सेंट्रियोल। नाम आपको याद रखना है, सेंट्रियोल इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने वाली थोड़ी सी बात रहेगी कि जब भी कोशिकाओं में राइबोसोम नहीं रहता है तो कौन सा कार्य नहीं होता है। तो देखिए कोशिकाओं में जब भी राइबोसोम नहीं रहता है तो यहाँ पर प्रोटीन जो संश्लेषण है ये कार्य संपादित नहीं हो पाता है। यानी जो राइबोसोम्स जो आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के कारण ही होता है। आप ऐसे याद रखिएगा, आसानी से समझ पाएंगे। राइबोसोम के द्वारा ही प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर राइबोसोम ही नहीं रहेगा कोशिका में तो प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा? क्लियर है चीज़ें, ये आप थोड़ी सी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है और चीज़ें आप याद रखिएगा। देखिए राइबोसोम के बारे में हम चीज़ें देख लेते हैं। राइबोसोम जो है ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल जो वह प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम, और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण भी करता है। प्रोटीन संश्लेषण द्वारा प्रोटीन का निर्माण भी राइबोसोम ही करता है। और राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, तो देखिए सर्वप्रथम आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटीन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पेलेडे ने इसकी खोज की थी। और आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज कब की थी, तो इसकी खोज की थी 1955 में। क्लियर है, याद रखिएगा। और इसका नामकरण अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नामकरण किसने किया है राइबोसोम का, तो इसका जो नामकरण किया है वो रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने किया है। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। सारी चीज़ें जो रिलेटेड है वो राइबोसोम से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से आपकी पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? और इसमें से आपका सही जवाब रहेगा आपका भोजन का ऑक्सीकरण। जब भी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में आपका भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऑक्सीकरण के लिए सहायक होता है, जरूरी होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी खोज किसने की थी, तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी। अल्टमैन ने कब की थी, तो 1886 में इसकी खोज की थी अल्टमैन के द्वारा। और 1898, नाम आपको याद रखना है, डेट भी आपको याद रखनी है। 1898 में जो है एक वैज्ञानिक थे बेंडा, कोर्ल बेंडा करके इनका नाम था, उन्होंने इसका जो है नामकरण किया था। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा है ये बेंडा ने रखा है, कोर्ल बेंडिया ने, जो कि 1898 में रखा है। और इसकी खोज की थी अल्टमैन ने 1886 में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। इसके अलावा प्रोटीन की फैक्ट्री भी से कहा जाता है, सॉरी यहाँ पर इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह। देखिए अभी आपको बताया था हमने पावर हाउस ऑफ सेल, तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो देखिए आपको बताना है सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो इसका नाम है आपका प्लास्टिड। क्या है, प्लास्टिड। इसका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन। प्लास्टिड को हिंदी में हम लवक भी बोलते हैं, बिल्कुल लवक भी इसको बोलते हैं हम, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो लवक है केवल पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। क्लियर है, तो जंतु कोशिकाओं में ये क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसकी कुछ लैंग्वेज जो होती है साइंस की थोड़ी सी अलग रहती है, इसलिए आप बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज भी हो जाते हैं।
और इनका अपना स्वयं का जीनोम भी होता है और विभाजित होने की इनमें क्षमता भी होती है, तो इसलिए प्लास्टिड याद रखिएगा, जिनको लवक भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण जो होता है कोशिका में, ये राइबोसोम में होता है। कहाँ पर होता है? ये राइबोसोम में होता है। आपका राइबोसोम जो है बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, जो इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो इसका जो सबसे बाहरी आवरण होता है वो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति आप याद रखिएगा। और केवल जो है एक केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये आप याद रखिएगा। ये जो आपकी कोशिका भित्ति होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और ये किस चीज़ की बनी होती है? आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि कोशिका जो भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है। तो ये बनी होती है आपकी सेल्यूलोज की, ये आप याद रखिएगा। और ये क्या काम करती है? तो ये कोशिकाओं की सुरक्षा के साथ साथ उसके जो है कोशिका को निश्चित आकार आकृति बनाए रखने में भी सहायता करती है। और यह कोशिका जो झिल्ली है इसके बाहर पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली के बाहर जो है वो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर होती है कोशिका झिल्ली। आप याद रखिएगा, निश्चित आकृति और सुरक्षा का इसका काम है जो है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कोशिका यानी सेल को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था कोशिका जो है इसको एक निश्चित रूप प्रदान कौन करती है? तो ये इसका काम होता है कोशिका भित्ति का, सेल वॉल का। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका नाम है आपका कोशिका भित्ति। देखिए ये भी हम आपको बता चुके हैं, ये जो केवल है पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा कोशिका भित्ति। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकी श्वसन का सक्रिय स्थल आपको बताना है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो देखिए अवर्णीय जो लवक पाए जाते हैं ये मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा ये जड़, भूमिगत तना, इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं और जड़ की कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं। ये जो होते हैं रंगहीन लवक होते हैं और सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश से वंचित जो पादप अंग है, जैसे आपका जड़ हो गया, पादप हो गया, भूमिगत तना हो गया, तो ये जो है इनमें पाया जाता है। क्लियर है? अवर्णीय लवक। और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, इसके अलावा वसा यानी फैट और प्रोटीन के रूप में भोजन का संचय भी करते हैं, यानी भोजन को स्टोर ये करते हैं स्टार्च और फैट के रूप में। क्लियर है चीज़ें? याद रखिएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न आकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, यानी हरित लवक का काम होता है क्रोमोप्लास्ट का। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, क्रोमोप्लास्ट यानी हरित लवक का होता है। देखिए जो हरित लवक होता है इसमें हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल आपसे जब भी पूछे जाए कि क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, तो ये हरित लवक में होता है, क्रोमोप्लास्ट में ये होता है। और ये जो है पादपों को प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है इसमें पादप जो होते हैं, यानी आपका यहाँ पर हम बात कर लीजिएगा प्लांट की, तो उनकी यहाँ पर ये सहायता भी करते हैं। और इसे जो है कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो हरित लवक जो है यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट है, इसको ही हिंदी में हरित लवक भी बोलते हैं, और कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड पाउच ऑफ सेल। तो देखिए सुसाइड पाउच ऑफ सेल जो सेल ऑफ जो बोलाता है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। सुसाइड बैग ऑफ सेल आप बोल लीजिएगा। तो आत्महत्या की जो थैली कहलाता है ये लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम का जो है यहाँ पर बात करें कि इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1955 में। इसकी खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने इसकी खोज की थी, ये आप याद रखिएगा, डी डुबे ने। और ये जो होता है सूक्ष्म गोल और इकाई झिल्ली के जो है इससे घिरी थैलीनुमा संरचना इसकी होती है। तो और इसका जो कार्य है वो कोशिका के बाहर से आने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे हो गया और विषाणु जो होते हैं उनका पाचन और भक्षण करना इसका मुख्य उद्देश्य या कार्य होता है। तो लाइसोसोम के बारे में आई होप आप जान चुके होंगे। इसको आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, साकित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल क्या कहलाता है? तो इसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रवित जालिका।
अंतःप्रद्रव्य जालिका आपका सही जवाब रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का सक्रिय स्थल आपको बताना है कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वो है आपका राइबोसोम। अभी आपको हमने बताया था कि जो आपका प्रोटीन का निर्माण कहाँ पर होता है, तो ये राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट करने की क्षमता होती है वह क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो है लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम है और इसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। याद रखिएगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नाम है। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ये है आपका जल। ये जो जल है आपका ये 80% से अधिक सेल कोशिकाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल जल सही जवाब रहेगा। किसने यह मूलभूत अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं या बने हुए हैं। तो ये जो परिभाषा दी थी ये दी थी यहाँ पर स्लाइडेन ने और इसके अलावा टी स्वान ने। तो स्लाइडेन और स्वान दोनों ने ये परिभाषा दी थी। स्लाइडेन और स्वान कोशिका जो सिद्धांत दिया था वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था, स्वान और स्लाइडेन के द्वारा, जो कि हम डिटेल जो आगे हमने डिस्कस की थी उसमें पूरा देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिकाओं में अंतर पाया जाता है। तो देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो अंतर पाया जाता है किसकी उपस्थिति के कारण पाया जाता है। तो ये पाया जाता है कोशिका भित्ति के कारण यानी सेल वॉल के कारण ये पाया जाता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है गोल्जी काई का प्रमुख कार्य क्या है। तो देखिए गोल्जी काई जो होता है इसका प्रमुख कार्य है स्टोरियाइड। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा स्त्रावी। क्या रहेगा, स्त्रावी रहेगा। डी ऑप्शन। गोल्जी काई का प्रमुख कार्य क्या है, स्त्रावी है। तो यहाँ पर आपका स्त्रावी है। देखिए यहाँ पर हम बात करें हम गोल्जी काई की, तो देखिए गोल्जी काई जो है इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने और ये इटली निवासी थे। और ये सूक्ष्म जो नलिका हैं इनके समूह और थैलियों का बना होता है गोल्जी काई। तो यहाँ पर आप जरूर से याद रखिएगा खोज के बारे में कि किसने इसकी खोज की थी। तो कैमिलो गोल्जी ने इनकी खोज की थी, जो कि इनके नाम से मिलते जुलते नाम हैं। क्लियर है, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में ये खोज से रिलेटेड, नामकरण से रिलेटेड और यहाँ पर कब खोज की गई थी, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कौन सा कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन्स डीएनए जो कि ये रखता है, तो डीएनए जो रखता है उस कोशिकांग का नाम आपको बताना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा सेंट्रियोल। क्या रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो देखिए प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाने वाला कोशिकांग जो है इसका नाम है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देखा था, किसका नाम था ये नाम था अंतःप्रद्रव्य जालिका का। और अंतःप्रद्रव्य जो जालिका है इसको ही हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि व्यापम के एग्जाम में भी ऐसे सेम चौंका देने वाले आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पर कहीं हिंदी में आपका पूछ लिया जाता है, कहीं इंग्लिश का हिंदी और हिंदी का इंग्लिश में भी आपका दे रखा होता है। क्लियर है चीज़ें। तो हिंदी में नाम जो रहेगा वो इंग्लिश का आपको दे देंगे कहीं पे, इसलिए आप यहाँ से पहले प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपको आसानी हो दोनों नाम को याद रखने में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम जो है दोनों प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। यहाँ पर आपको PCD दे रखा है या का कोशिकी एक आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो देखिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकी एवं आणविक नियंत्रण जो कहलाता है इसको हम बोलते हैं एजिंग। क्या बोलते हैं, एजिंग बोलते हैं। बी ऑप्शन यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। तो देखिए जंतु कोशिकाओं में जो उपस्थित नहीं होता है उस अंगक का नाम है लवक। ये जो लवक होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पादप, यहाँ पर लवक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम का कार्य क्या है, क्या कार्य करते हैं ये। तो लाइसोसोम जो कार्य करता है वो करता है अंतः कोशिका का पाचन करना और भक्षण करना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा सी ऑप्शन। क्लियर है।
अंतःकोशिकी पाचन एवं भक्षण। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आईएमपी आपके लिए। कोशिका, यहाँ पर आपको बताना है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है। तो देखिए सेल वॉल जो होती है ये पारगम्य झिल्ली होती है। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है सही जवाब रहेगा यहाँ पर पारगम्य यानी, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो भीतरी वलन होता है इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है किस में नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित यानी किस में नहीं पाया जाता है। तो ये जो होता है जीवाणु में नहीं पाया जाता है, बाकी युष्ट, कवक और हरे शैवाल इन तीनों में पाया जाता है। जीवाणु यानी सी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम जो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग किया था ये पुरकिंजे ने किया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा पुरकिंजे। स्पेलिंग थोड़ी सी सही कर लीजिएगा, पुनकिंजे है यहाँ पर, पुरकिंजे ने किया था। और यहाँ पर जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म इसको बोला जाता है। इसका नाम भी आप याद रखिएगा क्योंकि व्यापम के एग्जाम में पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, आपको आधे से ज़्यादा बार ये जो है प्रोटोप्लाज्म नाम ही हिंदी में यहाँ पर भी प्रोटोप्लाज्म ही दे रखा होगा। अगर आपको पता है जीव द्रव्य नाम प्रोटोप्लाज्म, आप नहीं पता है किसको बोलते हैं, जीव द्रव्य आपको पता है, तो आप 110% उसको गलत करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। ये जो कहा था किसने कहा था। ये जो कहा था हक्सले ने कहा था। यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए डीएनए का जो द्विहेलिक्स प्रारूप था या मॉडल था इसको पहली बार प्रस्तावित जो किया था वो वाटसन क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। न्यूक्लियस की खोज जो की थी वो यहाँ पर आपको बताना है सर्वप्रथम किसने किया था। तो न्यूक्लियस की जो खोज की थी वो ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित होती है। तो देखिए कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ जो है सेल एक्टिविटी किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होती है केंद्रक के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रक के द्वारा होती है ये कोशिकाओं की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित। गुणसूत्र शब्द आपको बताना है। क्रोमोसोम जो वर्ड है ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था। तो क्रोमोसोम शब्द यानी गुणसूत्र का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्डेयर ने किया था। वाल्डेयर, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि हमने आपको बताया था अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सही कर लीजिएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसकी जो खोज की थी किसने की थी ये आपको बताना है। तो इसकी जो खोज की थी वो पोर्टर ने की थी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, यहाँ पर आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वो सर्वप्रथम किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की थी सर्वप्रथम नॉल एवं रस्का ने की थी। किसने की थी? नॉल एवं रस्का ने की थी। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। तो देखिए वास्तविक केंद्रक जो अनुपस्थित होता है वो जीवाणुओं में होता है। किसमें? जीवाणु में, बैक्टीरिया में होता है। यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र कहाँ पर पाया जाता है। तो सर्वाधिक संख्या में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ये ओफियोग्लोसस में पाए जाते हैं। याद रखिएगा ओफियोग्लोसस, डी ऑप्शन यहाँ से भी आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। ये जो है किससे बना होता है। तो कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यहीं से आपका क्वेश्चन बन गया है कि कोशिका का जीवित अंश क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कहलाता है। ये किससे बना होता है। तो ये जो बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से बना होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB कहाँ स्थित है। तो कोशिकी व आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो स्थित है ये हैदराबाद में स्थित है। ये हैदराबाद यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सबसे छोटी कोशिका यानी स्मॉलेस्ट सेल आपको बताना है कौन सी होती है। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी कोशिका ही है। इसका नाम आपका याद रखना है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कोशिका के बारे में जो कथन सही नहीं है उसका नाम है आपका सभी देह ऊतकों में से एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं।
तो ये जो कथन है ये सही नहीं है कोशिका के बारे में। बाकी कोशिकाओं के आकार एवं माप विशिष्ट कार्य से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक कोशिकाओं में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। बट ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, तो ये नहीं होता है क्योंकि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं यहाँ पर विद्यमान होती हैं। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टोटल जो है 43 क्वेश्चन कवर किए हैं। आपसे हमने बताया था कि 50+ क्वेश्चन डिस्कस किए, आप देख लीजिएगा 50+ प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन हुए। देखिए हमने आपको एक क्वेश्चन तो वैसे भी पहले दे दिया था, वो क्वेश्चन नंबर डे था। इसके अलावा एक्स्ट्रा डिटेल आपको बताई, उसके अलावा हमने एडिशनल फैक्ट भी आपको बताए जो आपको एक्स्ट्रा डिटेल में नहीं बताया था। तो उस हिसाब से आपके यहाँ से करीबन 75+ से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप 50+ क्वेश्चन तो मान ही लीजिएगा। बट यहाँ पर जो है जितने भी जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूरे व्यापम के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आप इस सीरीज़ को अगर कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 से 3 वीडियो मिलेंगे 50-50 क्वेश्चन के सीरीज़ के, उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।